हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बिंदास तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम एमसीक्यू लेके आए हैं आपके सामने, और एमसीक्यू हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी डेटा आपको कोई दिक्कत आता है तो तुरंत आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ते हुए चलूंगा और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी डाउट हम प्रयास करेंगे आपके ना छूटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ को। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन आपको विजिबल होगा और क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मैंने लिखा है योद्धा बैच। आप तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब हम युद्ध के मैदान में उतरें तो हमें यह ना लगे कि हम में कुछ कमी रह गई है। तो उसी बात को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं गुप्ता क्लासेस की तरफ से, और गुप्ता क्लासेस आपके लिए पूरी सीरीज लेके आई है जिन क्वेश्चंस को लागू हुआ था, कब हुआ था ये तो शायद आप सभी को मालूम है। भारतीय संविधान लागू हुआ था किस डेट पर, क्वेश्चन ये पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। जैसा कि आप सबको मालूम है 26 नवंबर 1949 को तो भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, बट पूरे भारत में उसे लागू किया था किस डेट पर? उसे लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 में। अब सवाल है कि सर 26 जनवरी 1950 में जो उसे लागू किया था तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो देखिएगा आप स्क्रीन पर आपके सामने है रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी 1950। तो भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था, जबकि संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। तो ये एक मिस्टेक ना कर देना, 26 नवंबर लगा देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो आपसे सवाल पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव किसने छोड़ा? तो आपके सामने है। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सभी को विदित होगा भारतीय संविधान पर 75% पार्ट, कितना हिस्सा? 75% हिस्सा हमने कहां से लिया है? तो बताइएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारत का एक ऐसा अधिनियम था जिस पर अंग्रेजों ने संपूर्ण ताकत झोंक दी थी और भारत के लिए, भारत पर शासन करने के लिए एक कानून बनाया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। अब 1935 में क्या था सर ये, तो उसके बारे में थोड़ी झलक देख लीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी को पता है, क्या आएगा? 4th ऑप्शन आएगा। और यहां से हमने कितना परसेंट लिया है? भारत के संविधान का 75% हिस्सा हमने इसी से लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका जवाब तो आपको मिल गया है, लेकिन सर हम इसको कैसे जस्टिफाई करें? तो आप देखिएगा, इसको देखने के लिए इसके जवाब पर चलते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको बेहतर तरीके से नोट डाउन करना है। अब जवाब, हर सवाल के जवाब में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और इसके साथ पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी। थोड़ा वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखिएगा तो आपको विजिबल होगा। 360 या 480 पिक्सल पर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या दिखाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 आपको क्या कहता है? डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉर्पोरेट लिस्ट। तो आपसे क्या कहने की बात कर रहा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में हमने 3 अनुसूचियां ली जो आज भारत के संविधान में शेड्यूल नंबर 7 में है, जो आज भारत के संविधान में शेड्यूल नंबर 7 में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 लिस्ट डिफाइन की गई थी। जो फर्स्ट लिस्ट है आप सभी को पता है यूनियन लिस्ट, एंड सेकंड है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड है क्या बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट हैं। तो तीनों लिस्ट के बारे में हमने कंसेप्ट कहां से लिया है? 1935 से लिया है। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है, तो आप जैसे पहले से विदित है आपको, भारत का कौन सा कंसेप्ट? समवर्ती सूची का विषय हमने किस कंट्री से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेजिडुअरी पावर वर प्रेजेंट विद द वाइसराय। उस समय विशिष्ट शक्तियां वाइसराय के हाथ में थी, विशिष्ट पावर वाइसराय के हाथ में थी। तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 का ही एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है? एबोलिस्ट डायरकी इन प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस इन सेंटर। भारत में राज्यों से द्वैध शासन का अंत हुआ और केंद्र लेवल पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्लियर है? 4th ऑप्शन है इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस।
11 राज्य थे। जब देश आजाद हुआ उन दिनों भारत में 11 राज्य थे। जैसे कि आप सभी को मालूम है 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, 562, ध्यान देना, 562 रियासतें, 11 राज्य और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे हमारे हिंदुस्तान में। तो उनमें से 6 राज्यों में, ये सवाल पूछा गया है सीडीएस में, ये सवाल पूछा गया है सीडीएस में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में कितने राज्यों में द्वैध शासन की परंपरा थी? तो आप बताएंगे 6 राज्यों में। नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम एससीज, वुमेन एंड लेबर्स, ये बताया गया महिलाएं, मजदूर और गरीब वंचित वर्ग के लिए अलग से चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है। आगे क्या लिखा है? एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड आरबीआई, और आरबीआई की स्थापना हुई। आप सभी को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 से भारत में कार्य करना शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 से। एंड फेडरल कोर्ट का मतलब जानते हो? सुप्रीम कोर्ट। एंड फेडरल रिपब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी। इन सब की कहानी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में कितना परसेंट हिस्सा आया है? 75% हिस्सा आया है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ को चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। कोई भी डाउट होता तो प्लीज बताते चलिए। नेहा ठाकुर 1949 को वर्किंग, ऑस्ट्रेलिया, गुड गुड। रितिका सिंह, Who was the first woman governor of a state in a free India from out of the following? वो कह रहा है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर कौन थी? किसी राज्य की महिला गवर्नर, किसी राज्य की कोई महिला गवर्नर बनी स्वतंत्र भारत में, तो वो कौन बनी थी? आप सभी ने पढ़ा इस क्वेश्चन का जवाब। वेल डन, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी जवाब ए दे रहे हैं। गुड गुड, वेल डन, कीप इट अप। आप सबके लिए सबसे पहले क्लैपिंग। आप बेहतर जवाब दे रहे हैं, मैं आपके सभी के जवाब देख रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो गलत जवाब दे रहा है। आप सभी को पता है कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत जिसको आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल बनी। और हिंदुस्तान के अंदर अगर आपसे कोई सवाल पूछता है पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे यह भी सवाल पूछता है भारत के अंदर किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश। देखिए सौभाग्य उत्तर प्रदेश का। तो महिलाओं का जो सम्मान रहा उत्तर प्रदेश ने हमेशा दिया। नेक्स्ट, आपसे कोई सवाल पूछने लगे भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया, तो आप क्या जवाब देंगे? राजकुमारी अमृता कौर। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिएगा इसका जवाब सुन लीजिएगा, जवाब आपके सामने है। रिमेंबरिंग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, रिमेंबरिंग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। इनका जन्म 1879 एंड इनकी मृत्यु 1949 में हुई। ठीक है, तो इनको उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महिलाओं को सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है स्टूडेंट्स, वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा और मैं आपके हर स्टेटमेंट का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। गुड गुड। क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके सामने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात चली है, which was described the डॉक्टर भीमराव अंबेडकर as the heart and soul of the कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो बहुत अच्छा और उम्दा सवाल है, जल्दी देखिएगा, जल्दी बताइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाएगी। एग्जाम में सारे सवाल जो आए हैं उन्हीं का मैंने संग्रह आपके लिए लिया है। वेरी गुड। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में संविधान की, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 आप सभी को पता है, अनुच्छेद 32 भारत में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या जारी करता है? रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करी जाती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा है? इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जवाब क्या आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर कमेंट के थ्रू अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका समाधान निकालूंगा। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब देखिएगा, इसका जवाब देखिएगा, इसका जवाब आपके सामने है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल नंबर 32। देखिए आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? आप सभी को मालूम होगा,
रिट, अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर 32 के तहत होगा। अगर हाई कोर्ट रिट जारी करता है तो आर्टिकल नंबर किसके तहत होगा? आर्टिकल नंबर 226 के तहत होगा। ये रिट होती हैं। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आते रहना चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, उम्दा सवाल है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? बताइए बताइए स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा और बेस्ट सवाल है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? गुड इवनिंग सभी को। आप सबका स्वागत है गुप्ता क्लासेस के YouTube चैनल पर। और एवरीडे आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। देखो, कोई भी डाउट होता है, सेट नंबर 1 आज स्टार्ट हुआ है। सेट नंबर 1 आज स्टार्ट हुआ है। इसमें कोई भी तकलीफ होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको तुरंत इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वेल डन। सभी का जवाब बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। वेल डन, बी जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आपको विदित होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में सच्चिदानंद सिन्हा जी का कोई जिक्र नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को क्या बने थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सभी को जवाब पसंद आया होगा। वेरी गुड 11th ऑफ दिसंबर 1946, परमानेंट हेड। वेल डन, बहुत बढ़िया। जवाब देते रहिएगा। सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, कोई भी डाउट होता तो मुझसे तुरंत बताइएगा। और देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। अरे लाइक भी कर दो, क्या जा रहा है आपका। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है। अब ये वो योद्धा थे जिन्होंने भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वाज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। आप देखिएगा, बड़े उम्दा तरीके से डिजाइन किया गया है डेटा। सरदार पटेल किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? उन सभी समितियों के नाम आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के हेड थे? उनके जवाब आपके सामने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन समितियों के हेड थे? उनके जवाब आपके सामने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? उनका जवाब आपके सामने है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज द हेड ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड द एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट। आप सभी को पता, मौलिक अधिकार समिति के प्रमुख के तौर पर किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप देखिएगा, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, अल्पसंख्यक जो समिति बनी उसके भी मुखिया यही थे। एंड आगे क्या लिखा है? और आगे चलकर हिंदुस्तान के पहले क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर तो थे ही, आप सभी को पता है। सरदार पटेल हिंदुस्तान के एक ऐसे अनविज्ञ नेता, अद्वितीय नेता जिनको इस देश में आयरन मैन कहा गया, लौह पुरुष कहा गया, लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। सरदार पटेल, जिनका याद रखना जन्म दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। यही कारण है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को हमने क्या एज अ केंद्र शासित प्रदेश, क्या एज अ यूटी डिक्लेयर किया था। ओके स्टूडेंट्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये वो व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के क्या माने गए? अध्यक्ष बने। और आगे क्या लिखा है? आगे बहुत सारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे। देश में 12 साल तक राष्ट्रपति का कार्यकाल किया उन्होंने, क्योंकि उस समय 1952 में चुनाव हुए। पहली बार संसद के चुनाव लोकसभा राज्यसभा के 1952 में हुए। उससे पहले 26 जनवरी 1950 से लेकर 52 तक, 1952 तक 2 साल रह गए। और उसके बाद 10 साल हुए। तो टोटल कितने वर्ष राष्ट्रपति की भूमिका में रहे? 12 वर्ष रहे।
नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो बता ही चुका हूं, तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और सारा कंटेंट लिखते चलिएगा। बहुत बढ़िया। दर्श कह रहे हैं कि सर सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइएगा, तो मैं आपके सामने ये बात कहते चलता हूं, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, एक जगजीवन राम जी, एक चौधरी चरण सिंह जी। और मैं आपको यह भी कहूंगा, हिंदुस्तान में अंतिम उप प्रधानमंत्री की भूमिका किनकी रही? लाल कृष्ण आडवाणी साहब की रही, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रही। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके दर्श जी, वेल डन। आपको छूट है, आप सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। वेल डन। गुप्ता क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं आप, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन आपके सामने ही देख के बताऊं। आप डायरेक्ट पूछिए, जवाब आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप द अंडर द, पूछ रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन के द्वारा, या क्रिप्स प्रपोजल के द्वारा, या माउंटबेटन प्लान के द्वारा, या कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा? कोई भी डाउट हो प्लीज पूछते चलिएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है। वेल डन, मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं, बहुत बढ़िया, गुड। सभी का जवाब डी आ रहा है, वेल डन, कीप इट अप। कैबिनेट मिशन प्लान, आप सभी को जैसा मालूम है, कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आता है। और कैबिनेट मिशन प्लान में कुल कितने सदस्य थे? आप सभी को मालूम है, 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। और जिसका हेड कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जवाब आप देखिएगा, क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल चुका है। किसके थ्रू बना था? कैबिनेट मिशन प्लान। अब स्क्रीन पर देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान का पूरा चिट्ठा आपके सामने आ चुका है, पूरा चिट्ठा आपके सामने है। आप पढ़ते तो चलिएगा, आज तो फर्स्ट वीडियो है, हर वीडियो में आपको अद्वितीय डेटा मिलेगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू हिंदुस्तान में 1900, ध्यान देना, कैबिनेट मिशन प्लान में कुल कितने लोग थे? इसमें कुल 3 लोग थे। कितने लोग आए थे? 3। क्या लिखा है? A constituent assembly would consist of 389 मेंबर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ओके, जिसमें से 292 राज्यों से आए। कहां से आए? 11 राज्यों से। आपने पहले से पढ़ा है, 292 कहां से आए? राज्यों से आए। कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। और 93 कहां से आए? प्रिंसली स्टेट, रियासतों, रजवाड़ों से आए। और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आए, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। अब आपका सवाल होगा कि सर उन दिनों भारत के उन 11 राज्यों के नाम बता दो। तो देखिएगा, उन दिनों भारत के जो राज्य थे उनको हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। कब है? अब आप कहोगे कि सर आपने तो आजादी के बाद 4 में बताया था। मैंने कहा हाँ, आजादी के बाद 4 में थे, लेकिन आजादी के बाद जो 4 लिस्ट थी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, उसमें प्रिंसली स्टेट भी थी, अब देखिएगा, ग्रुप ए में कौन कौन से राज्य थे? बिहार, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, ओडिशा एंड बोलो वेलियन। नेक्स्ट, ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। आप कहोगे सिंध प्रांत, वेल डन। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट आप देखिएगा, आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? while group C include Assam and Bengal, these group were given the authority of the frame their constitution jointly with the other province of their respective group। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे यहां पर 11 राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य थे? आप देखिए यहां पर 11 राज्य, 11 स्टेट एंड 562 रियासतें और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। इनसे मिलकर सारी कहानी बनी थी। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। इंडिया 99 पाकिस्तान के साथ, बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं। दर्श बलूचिस्तान, नाइस, वेल डन। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज पूछिएगा, डाउट लेके नहीं बैठना है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब संविधान सभा की प्रारूप समिति पूछ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी। आप सभी को मैंने पहले ही बताया, ड्राफ्ट के कारण ही तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, इस ड्राफ्ट के कारण ही तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस नाम से संबोधित किया गया? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, जो पूरा प्रारूप तैयार किया, उसके हेड आप सभी को मालूम होगा 29 अगस्त 1947,
29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें पूरे संविधान का लिखा चिट्ठा था, उस चिट्ठे को अरेंज करना था। अरेंज करने का काम किस व्यक्ति के द्वारा हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब आप कहोगे सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ये क्या था? देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। ये वो पुरुष हैं, ये महान व्यक्ति हैं जो भारत रत्न हैं, भारत रत्न। ठीक है, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये उनकी वो टीम है जिस टीम के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। अब कहोगे सर कौन है ये पुरुष हैं, ये महान हैं, टीएन से बीएन अड़े। कौन थे? टीएन से बीएन अड़े। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, टीएन से बीएन अड़े। आप कहोगे सर किसको किससे अड़ा रहे हो आप? अरे भैया, ये वो 7 लोग हैं जो प्रारूप समिति के क्या रहे? प्रारूप समिति के सदस्य रहे। अब कहोगे कि सर टीटी कृष्णामचारी, एन माधवराज जी, सैयद सादुल्ला जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एन अयंगर एंड अलादी स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर के एम मुंशी पहले ही पढ़ चुके हैं आप। ये सारे वो पुरुष हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, और उसमें भी जो हेड की भूमिका में रहे, वो हेड की भूमिका में कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर्स थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Who is the considered the architect of the Indian Constitution? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या बीएन राव? अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिएगा। मैं लेवल भी बढ़ा दूंगा, बट आज फर्स्ट क्लास है, पहले हमें फंडामेंटल पढ़ने दीजिएगा, और फंडामेंटल के बाद तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा आएगा कि आप इन सवालों को तैयार कर लेना, पेन रजिस्टर लेके बैठना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं। जो भी कोई दिक्कत आती तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, कमेंट तो करिएगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि लाइव क्लास का फायदा तब है कि जब आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। Who is the considered the architect of the Indian Constitution? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आप मुझे खुद बताओ, भारत के संविधान का निर्माता किनको कहा जाएगा इनमें से? आप सभी को पता है, डॉक्टर बीएन राव, बेनिगल नरसिंह राव। ये तो कौन है? संविधान के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका एक अलग तरीके से रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, आर्किटेक्ट तैयार किया था। तो इसमें जवाब क्या आएगा? जवाब आपके सामने रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन का जवाब पहले यहां पर देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। भारत रत्न, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ। 14 अप्रैल हमने देखा है हिंदुस्तान में अंबेडकर जयंती के नाम से मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 से 1956 तक इनका समयकाल रहा। हिंदुस्तान में याद रखना है, बहुत सारे लोग आए, लेकिन समस्या हमारी विडंबना है कि हमने इन सभी नेताओं को, अपने जो हमारे लोग रहे हैं, उन्हें हमने पार्टियों में समेट लिया है। पार्टी नहीं, ये हिंदुस्तान का गौरव है। सभी जितने भी लोग हैं हमारे महापुरुष, उन सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन हमने उनको पार्टीज में जोड़ लिया, जातियों में तोड़ लिया, और इस तरीके से हम अपमानित बातें भी करने लगे। तो सम्मानित कीजिएगा, अपने लोगों का सम्मान आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? चलिए चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, इंडियन जूरिस्ट, भारत के एक कानूनविद, इकोनॉमिस्ट, भारत के एक महान अर्थशास्त्री, शिकागो यूनिवर्सिटी से 3 साल में 2 मास्टर डिग्री अचीवमेंट है इनका, एंड पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर, एक राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका इनकी रही है, एंड प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान के कौन आर्किटेक्ट थे ये। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंडिया इंस्पायर्ड मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये इनके बारे में फिर बहुत सारी बातें आगे लिखी गई, लेकिन इनके बारे में भारत रत्न, याद रखना, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का जवाब तो मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ओनली 25। इन 25 सवालों को बिंदास तरीके से देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, अब राजनीति है, देखिएगा आगे। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाब दीजिएगा, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब देंगे। मैं आपको समय भी दे रहा हूं इस वजह से, जिससे कि पार्टिसिपेट करें मेरे साथ आप लगातार। जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को तो पता है भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। कब?
1954 में शुरू हुआ था और आज तक भारत में केवल 48 लोगों को भारत रत्न मिला है। 48 लोगों को भारत रत्न मिला है। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स पे अभी नहीं जाएंगे। ओके, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आप ये तो सभी को पता है किसके द्वारा की गई थी। क्या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या बीएन राव, या महात्मा गांधी जी? आप बताइए। महात्मा गांधी तो आप जानते हैं राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ द नेशन। बीएन राव संविधान के सलाहकार हैं एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट हैं। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आप प्रस्तावना कहते हो, और जिसको 22 जनवरी 1947 पर जिस पर मोहर लग गई थी, ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इसका जवाब और बिंदास तरीके से देखिएगा। यह है वो संविधान सभा, स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा। ये वो संविधान सभा है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर रहे थे। उद्देश्य प्रस्ताव, हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान देना उन दिनों शब्दों पर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे क्या कहा? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। उस समय पहले 5 कीवर्ड में से 2 कीवर्ड थे, क्योंकि प्रस्तावना में 3 शब्द बाद में जोड़े गए। पहले क्या था? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, समझ पा रहे हो ना? इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं देने के लिए। कब? और इन सभी लोगों में भाईचारा, एकता, अखंडता बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान में इसको क्या कर लिया? संविधान अडॉप्ट कर लिया और 22 जनवरी को प्रस्तावना पर मोहर लगा दी थी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो ये संविधान सभा है, संविधान सभा में ये बात प्रस्तुत की गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर मोहर लग गई कि हम एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं, और उस बड़े डॉक्यूमेंट्स का छोटा सा प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है। जब बड़ा एस्से लिखते हैं, एस्से लिखने से पहले उसके बारे में हम परिचय देते हैं कि हम कौन सा एस्सा लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा निबंध जिसको संविधान कहते हैं, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना? भारत का बना। और याद रखना, सबसे बड़ा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना? भारत का बना। और ऐसा संविधान जो सभी धर्मों को संभाल पाए, सभी जातियों को संभाल पाए। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, केवल वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो लोग अपने घर को नहीं संभाल पाते, जो लोग 10 लोगों को नहीं संभाल पाते, वो हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। संविधान हमने उधार लिया। अरे क्या है उधार लिया? हमारे लोग क्या ऐसे ही थे? बड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, उन्होंने बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? क्वेश्चन आपके सामने है, कब अपनाया? 25 जनवरी को अपनाया, या 26 जनवरी को अपनाया, 24 जनवरी को अपनाया? आप सभी को मैं जवाब देख पूछूंगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। राष्ट्रगान बताइए, नेशनल एंथम हमने कब एडॉप्ट किया? नेशनल एंथम को कब एडॉप्ट किया? जल्दी जल्दी बताइएगा, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब। हाँ जी, बोलते रहो तभी तो पता चलेगा मुझे। क्या आएगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड। अब आपने 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपनाया? आप सभी को मालूम है, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया। किसको? राष्ट्रगान। और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। किसको? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत वंदे भारत। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान में देखो, राष्ट्र का गान और राष्ट्र का गीत, राष्ट्र के गीत में कुल लाइन कितनी है? 7 लाइन्स हैं। राष्ट्र के गान नेशनल एंथम में लाइन्स कितनी है? 13 लाइन है। कितनी लाइन्स हैं? 13 लाइन है। और राष्ट्रगान किससे लिया गया है? आप सभी को पता है, किसके द्वारा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक एक क्या लिखी कीर्ति रचना की गई, उससे हमने राष्ट्रगान लिया। पहली बार 1911 में गाया गया। पहली बार किस शीर्षक से छपा? लिखते रहना, पहली बार किस शीर्षक, टाइटल से छपा? ये भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा। ये बातें आपको सबको याद रखनी होगी। कितनी लाइंस थी राष्ट्रगान में? 13। राष्ट्रगीत में लाइंस कितनी है? 7 हैं, ठीक है। तो हमने कब अपनाया इसको? 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सारी बातें हैं, इसी के बारे में सारा कुछ लिखा है। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके बारे में देखिएगा। जन गण मन अधिनायक जय हे वॉज
पहली बार कब? 1911 में। पहली बार कब गाया गया इसे? 1911 में गाया गया। नेक्स्ट सवाल क्या? इट वाज ओरिजिनली रिटन एंड कंपोज्ड इन बंगाली। इसको अगर हम बात करें ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? बंगाली लैंग्वेज में। देखते चलिएगा। ये देखिए कौन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया गीतांजलि में। उन्हीं के द्वारा लिखा गया गीतांजलि में भारत का राष्ट्रगान कितनी लाइनों को लिया गया? 13 लाइनों को लिया गया। 13 लाइनों को लेके हमने क्या बना दिया? भारत का उसको नेशनल एंथम। इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये भी ध्यान देते चलना है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रगान। अमार सोनार बंगला, हमारा सोने जैसा बंगला। उन दिनों तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश क्या नाम से जाना जाता था? बंगाल के नाम से जाना जाता था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या है? वॉज फर्स्ट सॉन्ग इन द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता। इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आगे क्या लिखा है? जन गण मन ऑफिशियली डिक्लेयर द नेशनल एंथम कब? 24 जनवरी 1950 में। इसको कुल कितना समय बताया जाता है? 52 सेकंड का समय बताया जाता है। तो राष्ट्रगान से संबंधित सारे फैक्ट्स आपके सामने आ गए। जो भी सवाल आएगा उसका ऑपरेशन पूरा करना है। हम बहुत जल्दी में नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। अगर जल्दी देखना है तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर सच में नॉलेज लेना है तो यहां मिलेगी, ठीक है। ऊपर से देखना है तो कहीं और मिलेगी, ठीक। आपका वेलकम है, कहीं भी जाइएगा, ठीक है। चलिएगा मेरे साथ। बस पेन रजिस्टर लेके बैठना है, पेन रजिस्टर लेके बैठना है। वेल डन। वंशी भारद्वाज सर, ये पहली बार किन के लिए गाया गया? अरे आप सभी को पता है, जॉर्ज पंचम द किंग ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया। जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उनके स्वागत के लिए गाया गया। वेल डन, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप तुरंत पूछिएगा। जॉर्ज पंचम, वेल डन। चलिए मेरे साथ आगे बढ़िएगा। जो भी सवाल हो तुरंत हम ऑपरेशन तो यहीं पे करेंगे। अगर हम सवाल 25 करेंगे लेकिन डेटा 100 सवालों का होगा। बस पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा। ये छोटा सा प्रयास मैं और आप मिलकर कर रहे हैं और गुप्ता क्लासेस हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसका भरपूर सदुपयोग करेंगे और एग्जाम तक हम बराबर लगातार बने रहेंगे। और ये छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में काम आएंगी और आपकी नॉलेज बूस्ट के काम आएगी। और इसका लाभ ये होगा, घर में और भाई बहन है वो भी पढ़ लेंगे। क्या जा रहा है? चलिए आगे। क्या लिखा है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज। भारत एक गणराज्य है, ऐसा सब जानते हैं आप, ये सभी को मालूम है। अगर भारत एक गणराज्य है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तो क्यों है? देखो, रिपब्लिक की एक पहचान है, रिपब्लिक का एक ही मतलब है, जिस देश में उस देश की सबसे बड़ी पोस्ट का, जिस देश में उस देश की सबसे बड़ी पोस्ट का इलेक्शन होता है वो देश रिपब्लिक कहलाता है। जैसे भारत की सबसे बड़ी पोस्ट कौन है, सबसे बड़ा पद कौन है? राष्ट्रपति। और मेरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर देश में राष्ट्रपति का चुनाव है तो देश रिपब्लिक है। इंग्लैंड रिपब्लिक इस कारण नहीं है क्योंकि इंग्लैंड में सबसे बड़ी पोस्ट कौन है? राजा। और राजा वहां वंशानुगत आता है, हायरार्की के द्वारा आता है, मोनार्की सिस्टम के द्वारा आता है। इसी वजह से इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपके सारे जवाब पढ़ रहा हूं। वेल डन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, या इट इज गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, या इट हैज ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होती है। तो इसका जवाब, सबसे उम्दा जवाब क्या आएगा? इसका जवाब जल्दी बताइएगा। इसका जवाब क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। जिस राज्य में उस राज्य का सबसे बड़ा मुखिया चुन के आता है वो देश रिपब्लिक होता है। इसका जवाब और उम्दा तरीके से देखिएगा, आपके सामने है। मीनिंग द रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या अर्थ है? क्योंकि कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो चाहेंगे लिखना, तो लिखना क्या है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में लिखिएगा। रिपब्लिक शब्द का अर्थ क्या है आपके सामने है। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स दे इलेक्ट। देखो, रिप्रेजेंटेटिव दे इलेक्ट एंड अफेयर द स्टेट आर अ पब्लिक मैटर रदर देन प्राइवेटली एकोमोडेट सच एज थ्रू इनहेरिटेंस। वो वंशानुगत नहीं होगा, उसे भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित कराएगी। भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चुनाव कराएगी। और जहां ऐसा होता है वो देश रिपब्लिक होता है। वो देश कैसा होता है? रिपब्लिक होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल मिल गया होगा, क्योंकि मैंने सांसदों को चुनकर भेजा, मैंने विधायकों को चुनकर भेजा, और सांसद और विधायक
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर भारत के राष्ट्रपति को वोट डालेंगे और उस वोट को मिलने के बाद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा, ध्यान देना, लोकसभा में कुल कितने लोग उनको वोट देते हैं? 543 लोग वोट देते हैं। राज्यसभा में कितने लोग वोट देते हैं उनको? जल्दी जल्दी बताइएगा। 233 लोग राज्यसभा के वोट देते हैं। और भारत में विधानसभाओं में टोटल 4120 एमएलए हैं, विधायक हैं। इन सब के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आज के बाद रिपब्लिक वर्ड आएगा तो केवल यही नहीं कहोगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और कोई आपसे ये पूछ ले रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे का मतलब होता है जिसमें सारी पावर जनता में निहित हो। अगर जनता में निहित है तो जनता में से ही जनता का कोई एक शासक बनेगा, रूलर बनेगा, जो जनता की सेवा के लिए बने, वो ही कौन होगा? देश का राष्ट्रपति होगा। चलो चलते हैं, ये देश रिपब्लिक है। आगे क्या लिखा है? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? आप बताइएगा। सवाल का जवाब स्क्रीन पर आपका सामने सवाल है और सभी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेल डन, वेल डन। मैं आपके इस उत्साह को सैल्यूट करता हूं। बस यही उत्साह बना के रखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। अ यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्यों का संघ, या भारतवर्ष, या फेडरेशन, फेडरेटेड नेशन, या महासंघीय राष्ट्र। बताओ जल्दी। इस सवाल का जवाब बड़ा उम्दा है। आप इंडिया के संविधान का आर्टिकल नंबर 1, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। तो इस देश में हमारे भारत देश का संविधान के अनुसार केवल 2 नाम हैं। हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार केवल 2 नाम हैं। जैसे मेरे घर की नेम प्लेट पर मेरे 2 नाम रख दिए, इंडिया और भारत। अंदर मम्मी बोलती है टिंकू, मौसी बोलती है पिंकू और भैया बोलते हैं चिंकू। इसका मतलब अंदर हमें क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्मू द्वीप। लेकिन हमें बाहर में हमारे 2 ही नाम हैं, इंडिया और भारत। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया और भारत क्या है? बहुत सारे राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या है? हमने भारत के राज्यों को जबरदस्ती डंडे के बल पे नहीं मिलाया है, हमने उन सब के साथ संघ बनाया है। हमने उन सबको उनकी रजाबंदी से एक किया है। जिसने थोड़ी 2 टूक गड़बड़ करी उसको हमने थोड़ा सा समझाया है। जैसे हैदराबाद का निजाम आज तक गायब है। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह डर के कांपा था और किसने? जूनागढ़ के शासक ने सरदार पटेल किसके सामने? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कहा था हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हमेशा आपके साथ थे। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ का मतलब क्या है? आगे क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। Article 1 of the Constitution of India described India as a union of state, unlike federation of state. यूनियन का मतलब है हम राज्यों को राज्य की रजामंदी के साथ लाए हैं, और फेडरेशन का मतलब होता है संघ का मतलब है हमने राज्यों को मिलाया। फेडरल मतलब संघीय व्यवस्था, राज्यों को मिलाया तो अपने साथ है बट उनको इक्वल पावर दे दी है और हमने उनको धमका के सटका के इकट्ठा किया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो फेडरल, अमेरिका इज अ फेडरल कंट्री बट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। देखो वापस सुनो, अमेरिका एक संघीय देश है क्योंकि अमेरिका में राज्यों को भी शक्ति बराबर दी गई है। अगर वहां पर राज्य चाहे तो देश बना सकते हैं, मेरे देश में अगर राज्य चाहे तो अलग नहीं हो सकते क्योंकि भारत एक है। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन? फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर बताया? यूनियन का मतलब है राज्यों की रजामंदी से हमने उनको इकट्ठा किया है। फेडरेशन का मतलब है डंडे के बल पर इकट्ठा किया है। दोनों का मेन मकसद है। फेडरेशन जो भी, जैसे अमेरिका में सब कुछ दोहरा चरित्र है, दोहरी न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में एकल है, सब कुछ इकहरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। जहां एकल हो वो क्या है? वो यूनियन है। हमने सबको इकट्ठा किया रजामंदी के साथ, और जहां पर डंडे के बल पे इकट्ठा किया वो फेडरेशन है। फेडरेशन में जब भी राज्य चाहे तो देश बना सकता है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें देखिएगा क्या लिखा है, इंडिया फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। भारत का फेडरेशन किसी संधि के द्वारा नहीं बना है, भारत का फेडरेशन संधि के द्वारा नहीं बना है, भारत के सभी समस्त राज्यों ने मिलकर बनाया है। जिसने थोड़ी गड़बड़ करी उसका खेल अलग किया है। आगे क्या लिखा है, स्टेट हैज नो राइट टू सीक। देखो भारत में राज्यों को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो दो चार कुछ कहें और कहें कि हम तो अलग देश बना रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, बट अमेरिका में ऐसा संभव है। मुझे उम्मीद है सवाल आपको मिल गया होगा। श्याम जी तिवारी, सर मैं आपका ही नोट्स पढ़ा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपसे कोचिंग में पढ़ा हूं। श्याम जी धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा और आपको संघ और फेडरेशन में भी अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से, धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जवाब दीजिएगा सभी। वेल डन, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से, अब आप सभी को पता है आज तक भारत की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया है। आज तक भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब एक बात और सुनो, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की आत्मा का नाम संविधान है। आत्मा का नाम संविधान है, तो संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार उसका प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में एक बार चेंज हुआ है, और वो चेंज कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब? 1976। ये सभी को मालूम है। और हमने इसमें क्या क्या शब्द जोड़े थे? SSI, आपको रिकॉल हो रहा होगा, SSI। आप देख रहे हो सवाल कैसे आते हैं, बस थ्योरी को पढ़ो काम हो जाएगा। आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बहुत बढ़िया, आप सभी जवाब दे रहे हैं, तो इसका जवाब और बिंदास तरीके से देख लीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976। देखो 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976। क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिया इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज्ड, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखिएगा यहां पर पहले कितने शब्द थे? 3 शब्द थे। कितने शब्द थे? 3 थे। अब कितने हो गए? 5 हो गए। क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान, आयरन लेडी ऑफ हिंदुस्तान, आयरन लेडी ऑफ हिंदुस्तान, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये देश की उन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इनके द्वारा भारत के संविधान में बहुत प्लस माइनस किया गया है, वो आगे बताएंगे। भारत के संविधान में 5 शब्द आए कि प्रियम्बल में 5 थे, लेकिन प्रस्तावना में कुल कितने शब्दों को जोड़ा गया? SSI। SS का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट और सेक्युलर। I का मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रिटी। ये 42वें संविधान संशोधन में ही ये 3 शब्द जोड़े गए हमारे प्रियम्बल में। और 42वां संविधान संशोधन तो एक ऐसा संशोधन है जिसको आपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी समझा है, जिसको आपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी समझा है। लघु संविधान जानते हो ना, इसको तो आप लघु संविधान भी कहते हो। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप लगातार बने रहिए, आपको सारी बातें मिलती रहेंगी। गुड गुड। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। सेक्युलर, इंटीग्रिटी, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। From which constitution of the world the Indian Constitution has adopted the concept of directive principle of state policy? आप सब जैसा जानते हो directive principle of state policy को क्या कहते हैं? अगर किसी सरकार का रिजल्ट कार्ड बनाना हो, अगर किसी सरकार को चेक करना हो कि सरकार ने काम कैसे किए हैं, उस सरकार को केवल और केवल आसपास की पॉलिटिक्स से जज नहीं करना है, क्योंकि मैं किसी और का फॉलोवर हो सकता हूं, आप किसी और के फॉलोवर हो सकते हो, बट हम सब कॉम्पिटिटर हैं। अगर हम सब कॉम्पिटिटर हैं मतलब हम प्रतियोगी हैं, तो प्रतियोगी वाला ही जवाब देना है। सरकारों को चेक किया जाता है किससे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फ्रंट पे रख के मार्किंग की जाती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्यों में, ध्यान देना, हमारे देश में संविधान के द्वारा हमें दिए गए सकारात्मक अधिकार हैं, हमें दिए गए सकारात्मक अधिकार हैं, पॉजिटिव राइट्स हैं, और जिन पॉजिटिव राइट्स को
हमने क्या किया है, उनका संपूर्ण प्रयोग किया है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर डीपीएसपी में लिखे हुए हर आर्टिकल का हम प्रयोग करें। अगर हम प्रयोग कर रहे हैं और राज्य हमें नहीं दे पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम नहीं जा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें लाइट नहीं दे रहे हैं, पानी बिजली की अच्छी सुविधा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हमने खटखटाया, हाई कोर्ट में खटखटाया। नहीं, ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को क्या कहते हैं? राज्य के कल्याणकारी विचार, सोशल वेलफेयर स्कीम्स आती हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कल्पना हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। अब आयरलैंड से क्या है लिया है? देखो, ये सब का एक खेल बना दिया है। इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेन रजिस्टर लेके बैठना, स्क्रीनशॉट लेके रहना और इन सब चीजों को ऐड करते रहना, आपको बेहतर सबको समझ में आएगा। देखिएगा डीपीएसपी के बारे में क्या लिखा है। डीपीएसपी के बारे में बड़े सुंदर तरीके से जस्टिफाई किया है। क्या लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जुडिशियबल, मतलब आप कहां नहीं जा सकते? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट के केस में चले जाते हो। नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, इस पर कोर्ट कोई जबरदस्ती नहीं चला सकता कि राज्य अपने लोगों को ये दे, मजबूरी बारे होगा राज्य के तभी तो देगा। बिजली नहीं थी तो कहां से दे देता? बिजली है तो मिल रही है। सड़कें अच्छी पहले नहीं था, बजट हो सकता है समस्याएं हो, बट अब है तो हमें मिल रही है। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या लिखा है? सॉरी, डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, माफ करना, डीपीएसपी को हम जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। ठीक है, ऐसा कौन करा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डीपीएसपी कितने प्रकार के होते हैं? अरे इधर देखो भैया, डीपीएसपी, गांधी जी ने चश्मा लगाया हुआ है। गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल प्रिंसिपल होते हैं। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, तीन प्रकार के क्या होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या लिखा है? एस्टेब्लिश अ वेल वर्स सोसाइटी इन द कंट्री, एक सुसभ्य समाज को, एक समाज को बेहतर बनाने के लिए डीपीएसपी का प्रयोग करते हैं। सोशल वेलफेयर, सामाजिक सेवा के लिए बनाते हैं। आगे क्या लिखा है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। याद रखना, डीपीएसपी क्या होते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। और फंडामेंटल राइट किसकी बात करते हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बट डीपीएसपी केवल और केवल किसकी बात करता है? सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करता है। और जबकि मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की बात करता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखना। फंडामेंटल राइट का अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है? शोषण करता है, तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत। बट यहां ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? लिखो, गाइडेड, क्या लिखा? गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये केंद्र व राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन होती हैं, निर्देश होते हैं कि अपने राज्य में अपने लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं दो, उनकी रक्षा करो, पुरुष और महिलाओं में अंतर मत समझो, महिलाओं का कल्याण करो, बच्चों की सुरक्षा करो, समान कार्य के लिए समान वेतन दो, जो दुधारू पशु हैं, काऊ को, गाय की हत्या को रोको क्योंकि दुधारू पशु है। नेक्स्ट, पर्यावरण को स्वच्छ रखो, पर्यावरण को सुरक्षित करो। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करो। और इसी के साथ साथ गांधी जी का विचार, पंचायती राज हर राज्य में, हर गांव में होना चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर में समस्याएं थी, लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, बट इस बार तो लोकल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में भी अस्तित्व में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी बात वहां पर की गई है। तो डीपीएसपी के बारे में शायद आपने सारा ऑपरेशन देख लिया है। ये सरताज है, इस डीपीएसपी को पढ़ते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया? कितना उम्दा सवाल है, जवाब दीजिएगा मेरे साथ जल्दी। वेल डन। राइट आंसर ए, आयरलैंड। आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेल डन, कीप इट अप। Which one of the following is not mentioned in the preamble to the Constitution of India? केवल 10 मिनट में हमारा ये क्लास कंप्लीट होने वाला है, 10 मिनट लगेगा। अभी बस 10 सवाल और बचे हैं, हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसको उल्लेख नहीं किया गया है? देखो, भारतीय संविधान में प्रियम्बल में क्या कह रहा है? प्रियम्बल में आप सबको बताया, जस्टिस, न्याय की भी बात की गई है, भाईचारे की भी बात की गई है,
इक्वालिटी की भी बात की है, बट एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। तो इसका जवाब क्या आएगा? सी जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? सी जवाब आएगा। अब क्या है ये? देखो यहां पर सवाल समझ लो। ये है हमारी प्रेम्बल, ये हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में देखो किस किस की बात की गई है। देखो प्रस्तावना आपके सामने है और प्रस्तावना हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। पढ़ लेना इसको, बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको दिख भी रही है? नहीं, मैं देख लेता हूं मेरी स्क्रीन पर भी जो आपके पास जा रही है, मैं उसको भी चेक कर लेता हूं। एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात नहीं की। देखो एक मिनट सुनो, आप सभी को पता है प्रस्तावना क्या है? SSDR, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड जस्टिस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस हैं। एंड लिबर्टी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की लिबर्टी है। इक्वलिटी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की इक्वलिटी है। वो सब आपके सामने हैं। तो कभी यहां पर ऐसा यहां नहीं लिखा गया है। वेल डन, आपको विजिबल है हिंदी अंग्रेजी दोनों में भैया, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, आप इसको देख लेना। ठीक है, किस चीज की बात नहीं की गई? वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल की तरफ को। ठीक है, केवल 8 से 9 सवाल बचे हैं, जल्दी सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा और बराबर इस क्लास का फायदा उठाते चलिएगा। वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए बताइए। भारतीय संविधान के स्रोत की एक वीडियो अपलोड है, पहले उससे देखिएगा, सारे सवाल हो जाएंगे। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसके क्वेश्चन लिखिएगा रजिस्टर पर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा सब कुछ। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? आप सभी को पता है यूएसए से तो ली नहीं है, यूएसए से तो सारी पावरफुल बातें ली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपराष्ट्रपति का पद, आप जानते हो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ऐसी ऐसी मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, ये सब हमने यूएसए से लिया है। तो आप कह रहे हैं भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो कहां से ली है? कनाडा से ली है। कहां से? कनाडा से ली है। अब इस सवाल का जवाब देखिएगा, आपके सामने है। ये सारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं। किस देश से क्या लिया है? किस देश से क्या लिया है? आप एक ही वीडियो में, इस वीडियो से आप सारा संविधान रिवाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना होगा, केवल और केवल ऊपर से नहीं, एक एक बातें देखनी होगी। देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, आपके सामने सारा कुछ लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, सारी बातें लिख दी है। कॉन्करेंट लिस्ट ली, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। भारत के राज्य क्षेत्र में हम कहीं पर भी व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। मैं जम्मू कश्मीर में भी व्यापार कर सकता हूं, गोवा में भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया? कनाडा से लिया है। एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब देखो कनाडा से क्या क्या लिया, बस कनाडा वाला देख लेना और सारी बातें तो आपके सामने है। इससे फर्स्ट वीडियो में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मैंने पढ़ाया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, फिर इसको देखो, बात बन जाएगी। क्या लिखा है? कनाडा से क्या लिखा है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत संघ तो होगा, परंतु केंद्र ताकतवर होगा, केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा। आपातकालीन परिस्थितियों में भारत में राज्यों की शक्ति भी केंद्र में निहित हो जाएगी, राज्यों की शक्ति भी केंद्र में निहित हो जाएगी। तो केंद्र क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमने फेडरेशन का सिस्टम कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। और सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। The fundamental rights in our constitution are inspired by the constitution of, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से प्रेरित हैं? देखो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना हमने, इस क्वेश्चन का जवाब देखना। देखो आप यहां पर यूएस के बारे में पढ़ो। फंडामेंटल राइट कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। कहां से? यूएसए से लिए। जब लिए थे तब कितने राइट लिए थे? 7 लिए थे, 7 फंडामेंटल राइट थे, और इसमें से 1 माइनस कर दिया। और जब संविधान में कुछ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं? संशोधन हो गया। तो हमने 1 माइनस करके आज कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। आज भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं। तो अब वो क्या होते हैं, वो वीडियो नंबर 1 में देखना, उसका लिंक यहां पर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आपको एक बात ध्यान देना है, हम सभी हर टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे, बस आपका एक ही काम है, डेली देखते रहिएगा, इनका बेनिफिट उठाइएगा, तभी तो लाभ मिलेगा, नहीं तो कहां लाभ मिलेगा? वेल डन। चलो चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? बताइए कहां से लिए गए हैं?
अभी अभी बात हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। और अच्छी तरीके से किस देश से क्या लिया है, इससे बेहतर क्या होगा, आप इस टेबल को कनेक्ट करके आप लिख लीजिएगा। और स्रोत की अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहां पर लिंक लग जाएगा, उसे आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जैसा कि आपको सबको मालूम है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी। और आज वर्तमान में कितनी है? आज वर्तमान में 12 हैं। अब ये 12 कैसे हैं? आओ मैं दिखाता हूं 12 कौन सी है। पहले तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। क्या मिला? 12 हैं। अब क्या है अनुसूचियां? ये आपके सामने है। टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, बूढ़े प्राइम मिनिस्टर के आंखों में आंसू आ गए। तो ये हेडिंग है, ये ट्रिक है, लिख लेना इस ट्रिक को। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे यही अपेक्षा कर सकता था, सभी योद्धा के बैच में बैठे हो और योद्धाओं जैसी भूमिका आप निभा रहे हो, योद्धाओं जैसी भूमिका निभा रहे हो। याद रखना, इस जीवन में याद रखना, कुछ चीजें हैं जो जीवन में हमेशा याद रखनी है। और अगर आप उन सब बातों को देखोगे तो सब बात क्लियर हो जाएगी। आप देखिएगा योद्धाओं के बैचों में क्या लिखा है। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रह जाएगी, जब नींद अधूरी रह जाएगी। वेल डन, बहुत बढ़िया, अच्छे जवाब दे रहे हैं आप सभी। ऐसे जवाब दोगे तो काम हो जाएगा। वेल डन, सभी पढ़िएगा जल्दी जल्दी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से क्या बना? टी से क्या बना जल्दी बताइएगा? टी से क्या बना? टेरिटरीज। टी से क्या बना? टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब आप जानते हो, सबसे पहले जब हमने शेड्यूल पढ़ी, शेड्यूल नंबर 1 में क्या आएगा? टेरिटरीज। मतलब 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शेड्यूल नंबर 1 बताएगी। ई से क्या बनेगा? एमुल्यूमेंट्स। क्या मिलेगा? एमुल्यूमेंट्स। मतलब क्या होगा? सैलरी, वेतन कितना मिलेगा, जेब में कितना जाएगा पैसा, ये कौन बताएगा? सेकंड। ए से क्या बनेगा? एफर्मेशन, मतलब कौन किसको ओथ दिलाएगा, कौन किसको ओथ दिलाएगा। वेल डन, जल्दी जल्दी लिखिएगा, इन सारे पॉइंट्स को लिखते रहिएगा। बहुत बढ़िया। 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, साक्षी जी बिल्कुल सब बेहतर जवाब दे रहे हैं, यही तो आपसे अपेक्षा है। आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। एस से शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? नेक्स्ट क्या है? ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब 4 राज्यों की बात की गई है। 4 राज्यों की मित्र की अम्मी, मित्र की अम्मी। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। कमेंट भी मैं आपके बराबर देख रहा हूं, कमेंट भी बराबर आपके देख रहा हूं। ये मोबाइल की लीड फंस गई है, इसे हटा दो यहां से एक बार। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड गुड, इसे हटा के रख दो ना। एफ से क्या बनेगा जल्दी बताइएगा? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जानते हो? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषाएं। एल से क्या आएगा? लैंड रिफॉर्म, जमीनी विवाद से संबंधित। डी से क्या आएगा? डिफेक्शन, दल बदल कानून। पी से क्या आएगा? पंचायती राज। एम से क्या आएगा? म्युनिसिपैलिटीज। अब इसको और डेप्थ में पढ़ना है ना, तो क्लास में तो पढ़ेंगे ही ना, एक वीडियो और डलेगी आपको। एसएस और एससी की जनसभा से बदला पंचनगर, योद्धाओं आपने पढ़ा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ये नई ट्रिक है। वेल डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिख रहा है? नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आपको इतना सारा मिल जाएगा कि आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बताइए बताइए जल्दी। क्या बाय बर्थ के द्वारा, या हेरिडिटी के द्वारा, या बाय रजिस्ट्रेशन, या बाय रिक्वेस्ट? बोलो, बहुत बढ़िया सवाल है। नागरिकता पहले तो आपको याद रखनी है, नागरिकता भारत में कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ध्यान देना, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 मेथड हैं, और भारत की नागरिकता जाने के 3 मेथड हैं। 3 तरीके से चली जाएगी और 5 तरीके से मिल जाएगी।
पहले तो ये याद रखो, अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो नागरिकता पर जो भी कानून बनाएगा वो उसको अधिकार संसद को है। किसको है? पार्लियामेंट को है। ठीक है, 1955 में नागरिकता से संबंधित एक क्या आया था? एक्ट आया था। क्या आया था? एक्ट आया था 1955। समय समय पर उसमें संशोधन होते गए, समय समय पर उसमें संशोधन होते गए। 6 बार संशोधन हुए उसमें। लास्ट वाला तो 2019 में हुआ है, जिसको आपने नाम सुना, CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिस पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, झगड़े हो गए थे, तो उसकी बात भी हम बाद में देखेंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या आएगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है, इधर देखिएगा क्या लिखा है। बहुत बढ़िया, सारी नागरिकता का मुद्दा ही खत्म कर दिया है। सारी नागरिकता के बारे में सारी बातें आ गई हैं। क्या लिखा है? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। 5 प्रकार से। ब्रांड वर्ड याद रखो, ब्रांड, नाम सुना? ब्रांड वर्ड यूज करिएगा। बी से क्या बनता है? बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई एक्विजिशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट और डिसेंट। 5 प्रकार से नागरिकता मिल जा सकती है और 3 तरफ से नागरिकता जा सकती है। 3 तरीके से नागरिकता जा सकती है। कैसे? थर्ड नाम याद रखना, थर्ड, THI टर्मिनेशन, R से रिनुंशिएशन, D से डेप्रिवेशन। 3 तरीके से नागरिकता जा सकती है, 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। और ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। और क्वेश्चन का जवाब तो बच्चा हो गया, आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। इससे आगे नेक्स्ट सीरीज हम कल लेके आएंगे, और लगातार क्वेश्चन बराबर पढ़ते रहिएगा। अब कम टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, बोलो बोलो जल्दी। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या रह रहा? विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अरे भैया, सबसे बड़ा गलत काम तो यह कर दिया उसने, अपनी इच्छा से उसने दूसरे घर की नागरिकता ले ली। तो हमने कहा कि हम ऐसे ही हैं कि तुझे उधर की भी मिले और इधर की भी मिले, तेरी यहां की समाप्त कर देते हैं हम। ठीक है, तो किस तरीके से खत्म हो जाएगी? इससे नागरिकता से संबंधित और बड़े मुद्दे हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि अभी आपने इस टॉपिक को बेहतर पढ़ा नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नागरिकता की क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ संशोधन मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आती रहे। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और इन क्लासों का लाभ उठाइएगा। तो उम्मीद करता हूं, देखो इसमें और भी बहुत सारा, इसका जवाब तो देख लीजिएगा, जवाब तो आपको मिल जाएगा। देखिए आपके सामने कितने अच्छे तरीके से लिखा है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, स्वैच्छिक त्याग। अगर हमने अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो हमारी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा क्या है? बर्खास्तगी के द्वारा, अगर हमने किसी देश के, हमने अपने देश में से उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया है। तीसरा वर्ड क्या है? डेप्रिवेशन, वंचित करने के द्वारा। कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अनलॉफुल कम्युनिकेट विद एनिमी कंट्री, मतलब शत्रु देशों के साथ, शत्रु जो देश है हमारे, उनके साथ हमारी इंफॉर्मेशन को दे रहा है, हम देशद्रोही कहेंगे उसको और अपनी नागरिकता छीन लेंगे उससे। इस तरीके से 3 तरीके से नागरिकता छीनी जाती है। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे बताओ, क्या ये सेशन आपको पसंद आया? अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सेशन हम कल फिर तभी लेके आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी, मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, बोलो बोलो जल्दी। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको सबको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और आपने बड़ी तन्मयता के साथ इस क्लास को लिया है। पहले इस क्लास में लिखी हुई सब बात पर नोट्स बनाइएगा, और नोट्स के बाद जब हम कल की क्लास लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे एक बात और कहूंगा, कल की क्लास में आप पेन रजिस्टर लेके जरूर बैठिएगा। आज तो कुछ ऐसे ही आ गए, और जिसका छूट भी गया है तो आप साथ साथ में अब नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए गुप्ता क्लासेस के चैनल पर रखूंगा। और गुप्ता क्लासेस हमारे लिए फैसिलिटी और आपके लिए फैसिलिटी दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहता हूं। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।